जय बच्चों, आज हम बात करते हैं चैप्टर की। और चैप्टर का नाम है क्लास 12 में अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? एक ऐसा करंट जिसमें कि चार्ज का पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन चल रहा हो। ऐसा करंट जिसमें चार्ज टू एंड फ्रो मोशन में चल रहा हो। कैसा मोशन? इसको हटा देते हो, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन में। और यदि आपको याद आ रहा होगा टू एंड फ्रो मोशन किसे कहते हैं? सर आपको अच्छी तरह याद है, क्लास 11 में टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि यदि अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो उसमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो आपको अच्छी तरह याद होगा, यदि कोई भी वेव एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में चलेगी तो वो कौन सा कर देगा? साइन कर देगा। तो अल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज प्रोवाइड्स द साइन कर्व। Done. This is a sine curve. Done. You already aware that the sine curve is starting from the zero and its maximum value is a plus one. Okay. If we use, आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सर साइन कर्व और कॉस कर्व लगभग सेम होते हैं, बट ध्यान रखना साइन कर्व और कॉस कर्व के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। साइन कर्व वास्तविकता में कॉस कर्व के जस्ट एक सा है, बट साइन कर्व 90 डिग्री आगे चलता है। सबको पता है ना, ये कॉस कर्व की बात करें तो कैसा होगा? कॉस कर्व ये होगा। खुद देखो यहाँ पर किसका तो 90 डिग्री आगे, बिल्कुल कॉस कर्व बन गया। यानी कि साइन कर्व और कॉस कर्व में केवल 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। लेकिन सर अब हम इसको कॉस कर्व क्यों नहीं बना रहे? क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम कॉस कर्व क्यों नहीं बना रहे? इसका रीजन सुन लो। यदि कहीं पर किसी सर्किट में करंट जीरो है तो उसके साथ में वोल्टेज भी कितना होगा? जीरो होगा। यानी कि वो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। यदि कभी भी कोई भी सर्किट में मैक्सिमम से शुरुआत नहीं होती, कहां से शुरुआत हो रही है? जीरो। करंट जीरो तो वोल्टेज जीरो होगा, यानी कि जीरो से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। अब दूसरी बात सुनो, अभी तक जो आप 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट करंट। आपने एक बल्ब लगा दिया था यहाँ पर और इसको डायरेक्ट करंट के फॉर्म में चलाया था। तो डायरेक्ट करंट में क्या हो रहा था सर? इलेक्ट्रॉन का मोशन एक डायरेक्शन में होता जा रहा था। बट अल्टरनेटिंग करंट में क्या है? अल्टरनेट करंट में इलेक्ट्रॉन टू एंड फ्रो मोशन में चल रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं है। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट में कभी भी हम इस तरह से करंट का डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? सबको पता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। एक और करंट का डायरेक्शन होता है जो कि हम सर्किट में कभी नहीं दिखाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। कौन सा डायरेक्शन बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब एक क्वेश्चन में अभी आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूं और मैं ही आंसर दूंगा क्योंकि आप तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए देखना बेटा। एक क्वेश्चन छोटा सा कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही क्यों होता है? व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल? इसका रीजन क्या है? सोचो, मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में। चलो अभी बताता हूं, अपना तो याद करते रहोगे। क्या सिंपल सा तरीका है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किस तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना, हम कभी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन नहीं बनाते, नॉट मेंशन, ठीक है ना? नॉट शो इन सर्किट, ठीक है ना? हम कभी सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन कभी शो नहीं करते, ठीक है? कौन सा करते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में हमें समझ में आ गया होता कैसा है, साइन कर्व होता है। दूसरी बात, अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज हमेशा क्या होता है? Vm sin ओमेगा। सर Vm sin ओमेगा टी ही क्यों होता है? तो समझ लो, यदि मैं एक कर्व की बात करूं, ये मैं कर्व बना रहा हूं वोल्टेज का, तो इसे हम बोलते हैं Vm। आपको याद है, यदि किसी हम वेव की बात करें तो उसमें होता है एम्पलीट्यूड। तो उसमें एम्पलीट्यूड कितना है? यहाँ पे Vm के बराबर है, इसलिए Vm हो गया। साइन फंक्शन है इसलिए साइन हो गया। ओमेगा टी क्या है? अब थोड़ा समझना ओमेगा टी, क्योंकि इसलिए अभी आपको एक नई टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका नाम है फेजर डायग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम। उस फेजर डायग्राम में हमें इसको याद रखना पड़ेगा कि साइन ओमेगा टी क्या है, इसलिए बता रहा हूं ओमेगा टी। ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी है टाइम डिपेंडेंट। थोड़ा समझना,
एक इलेक्ट्रॉन है, जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ पर हो सकता है। यदि मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन ये है, लाइट जैसे ऑन की, एक माइक्रो सेकंड बाद यहाँ पहुंचा, 2 के बाद यहाँ पहुंचा, 10 के बाद यहाँ पे आ गया और 20 के बाद फिर यहाँ पे आ गया। यानी क्या हुआ, यदि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मोशन कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर माइक्रो सेकंड पर इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है सर, अलग अलग टाइम पर वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर पहुंच रहा है। ठीक है, इसीलिए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि पर्टिकुलर टाइम t1 पर ओमेगा यानी कि वो पार्टिकल कहाँ पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है, कहाँ से, शुरुआत से, तो यहाँ पे हो गया। 90 डिग्री पर है तो t2 पर कितना हो गया, 92, ये आ गया। यदि कहूँ t3 पर, t3 अपना यहाँ पर है और t3 पे कितना है सर, 270 पे प्लस है, तो यहाँ पर पार्टिकल आ गया। यानी कि क्या है, ओमेगा शो कर रहा है कि आपका पर्टिकुलर टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस जगह पर है, यानी कि मैक्सिमम पर है, मिनिमम पर है, या फिर कहाँ पर है। एक छोटा सा क्यूरियोसिटी क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं आपको, एक उत्सुकता वाली बात ध्यान रखना कि कभी भी यदि हमें घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट लगता है वो हम कह नहीं सकते कि आज हमें इतने वोल्ट का करंट लगा। क्या बात, यानी आप कहते हो सर हम 220 वोल्ट का करंट लग गया, नहीं, वो बात गलत। सही बात क्या है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कैसी है, साइन कर्व है। तो आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो आता है 0 से लेके 312, 0 से लेके 312 वोल्ट तक का। यानी कि कभी आपको जब करंट लगता है तो कभी वही करंट होता है, वैल्यू उतनी होगी, वो कितना होगा, 312 हो, कभी होगा कभी मात्र 5 वोल्ट के असर दिखा रहा होगा। यानी कि क्या असर आया, याद रखना हमारे पास यदि हम इसकी बात करें, आपके घर पर 220 वोल्ट करंट आ रहा है तो वो 220 वोल्ट Vm sin ओमेगा टेन नहीं है, क्या चीज है वो, 220 वोल्ट है क्या, Vrms है। कौन सी वैल्यू है, वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। यदि वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है तो पीक वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू का असर मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना, कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो याद क्या रखना है, आपको याद रखना है Vm मतलब पीक वैल्यू, Vm अपॉन √2 इक्वल टू Vrms। इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 का वैल्यू कितनी होती है, 1.4 का मल्टीप्लाई यदि आप 220 में करेंगे तो कितना होगा, 311.08 के आसपास आएगा। यानी कि कितना वोल्टेज हो रहा होगा, मैक्सिमम वोल्टेज आपके घर में कितना था, 311 वोल्ट के आसपास आता ही आता है। ठीक है ना, चलो भाई इसको आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Vrms एंड Vm। तो क्वेश्चन में बिल्कुल आंख बंद करके, आजकल आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के या फिर फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस, उसमें आपको उसको याद रखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Vrms एंड Vm। तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं कुछ सर्किट के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, चलो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया, अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन और समझाना है, फिर आपसे हम बात करेंगे अपने चैप्टर की शुरुआत की। दूसरा इंट्रोडक्शन क्या समझाना है मुझे आपको, बेटा देखना, यदि हमारे पास वोल्टेज साइन कर देता है, वोल्टेज साइन कर देता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है Vm, इस कर्व का नाम है Vm साइन ओमेगा टी। इसी तरह करंट भी होगा तो करंट भी कैसा कर्व देगा, करंट भी आपका साइन कर्व ही देगा। ठीक है ना, और इसमें करंट का नाम क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी, और ये पीक वैल्यू क्या है, Im है, और ये वाली पीक वैल्यू कौन सी है, माइनस ये Im है। इन कर्वों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, कि भैया हमारे घर पर कर्व, अब कर्व की बात क्यों कर रहा हूं मैं आपसे, बेटा आपके सिलेबस में इस तरह के कर्व हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि Vm का, सुनना भी मैं क्वेश्चन दोबारा, दो तरह के कर्व होंगे आपके सिलेबस में,
क्वेश्चन पूछेगा VM यानी कि वोल्टेज का हमारे घरों में आने के लिए करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाओ। हमारे घरों में आने के लिए करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाओ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या फिर एक क्वेश्चन जैसा हो सकता है कि वोल्टेज और करंट के साथ में फेजर डायग्राम का भी ग्राफ बनाओ। तो याद रखना कि हमारे घरों में जो आ रहा है वो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा होता है और करंट का ग्राफ ऐसा होता है। दूसरी बात, यदि हमें दोनों एक ही में बनाने पड़े तो करंट का पीक इज ऑलवेज लेस देन वोल्टेज पीक। क्या वर्ड बोला? करंट का पीक, दिस इज द पीक ऑफ द करंट, द करंट पीक इज ऑलवेज लेस देन द पीक ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के पीक से हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा, कम होगा, ठीक है ना। कभी गलती से ऐसा नहीं करना कि इसी के ऊपर ही बना लो पूरा नहीं बनाना है, या फिर इससे बड़ा बना देना करंट। करंट क्या होगा? यदि करंट दोनों को एक ही बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, देख रहे हैं ना, इस तरह से बनेगा। डन, चलो भाई समझ में आ गया आपको। अब आते हैं, एक बात तो बतानी है आपको, अल्टरनेटिंग करंट में V इज ऑलवेज, मैं लिख रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट में V इज ऑलवेज। कोई भी सर्किट हो, सर्किट आपके यहाँ सिलेबस में 4 सर्किट आएंगे, मैं सर्किट के नाम बता रहा हूं। V इक्वल टू, आपको सब में यही रखना है, Vm sin ओमेगा t। चलो भाई, अब सर आप क्या बता रहे हैं? जो समझो, अभी समझाता हूं, इसको रख करो। समझना बेटा, आपके सिलेबस में क्लास 12 में आपको 4 कर्व रखने हैं, ठीक है ना। 4 सर्किट पढ़ने हैं। पहला सर्किट आपको पढ़ना है रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा पढ़ना है कैपेसिटिव सर्किट, तीसरा पढ़ना है इंडक्टिव सर्किट और चौथा पढ़ना है LCR। LCR मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीनों लगे हो कैसे? एक ही सीरीज में लगे हो, ठीक है ना। मैंने कल ही आपकी कुछ इसके मैं बुक पढ़ रहा था, इसका देख रहा था, तो मैंने कुछ दिन पहले एक सच आपके सिलेबस में यहाँ के इस रीजन की मैं नहीं आया था, लेकिन दिल्ली रीजन के वे में इस पर बेस्ड, इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था बेटा कि 1 नंबर का क्वेश्चन कि LCR का यूज कहां पर होता है? LCR कहां पर होता है? आई थिंक 2 साल पहले ही मैं देखा दिल्ली रीजन के सर्किट में, दिल्ली रीजन के क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर मैं बताता हूं अभी, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है। इसका यूज होता है नंबर, हम रेडियो को ट्यून करने में, कोई भी रेडियो, ठीक है, आपका कैसा भी कोई भी रेडियो हो, यदि रेडियो को ट्यून करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? LCR का यूज करेंगे। और नंबर 2, आपने सुना होगा एक डिटेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं मेटल डिटेक्टर। तो मेटल डिटेक्टर में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? LCR का। एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड तुम्हारे पेपर में भी आ गया था। क्या क्वेश्चन आ गया था? क्या LCR, जो LCR है उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या हम कैपेसिटर और इंडक्टर को हटाने के बाद भी LCR बना सकते हैं? दोबारा समझना इस बात को, क्या बोल रहा हूं। LCR सर्किट में, यदि कभी भी, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी इस चीज को। LCR सर्किट में, LCR में कैपेसिटर भी लगा होगा, इंडक्टर भी लगा होगा और एक रजिस्टर भी लगा होगा। कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू इंडक्टर की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगी, तो अकेला कौन बचेगा? रजिस्टर बचेगा। कौन बचेगा? रजिस्टर बचेगा। और यदि रजिस्टर बचा तो एक सिंपल सी बात कर दें, हम केवल रजिस्टर हटा लगा दें, कैपेसिटर भी खोल के जेब में रख लें और इंडक्टर भी खोल के रखें, हम दोनों बच जाएंगे। तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। यानी कि LCR यदि लगा है तो रेजोनेंस, अब सोचो एक बार बोल रहा हूं मैं, रेजोनेंस, अभी समझ में आएगा रेजोनेंस क्या बोला मैंने। रेजोनेंस तभी होगा जब क्या लगा होगा? LCR लगा होगा। ये रेजोनेंस क्या है सर? आप रेजोनेंस क्या कहते हैं? याद करो 11th क्लास, मैंने कहा था रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस होता है यदि कोई भी वेव है और उसके साथ में जितनी फ्रीक्वेंसी उस वेव की है और सेम फ्रीक्वेंसी उसको बाहर से मिल जाए, यानी कि कहीं से आसपास से मिल जाए, तो वो क्या करने लगता है? अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। बस इसी वर्ड को मैं कहता है रेजोनेंस। याद आ गया ना रेजोनेंस क्या था? रेजोनेंस क्या था कि जब कोई वेव चल रही है और उसके साथ में कोई दूसरी वेव उसी फ्रीक्वेंसी और उसी एम्पलीट्यूड की मिल जाए, तो वो वेव क्या कर देती है? अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। एग्जाम्पल याद करो, क्या कहा था? कभी एयरक्राफ्ट किसी घर की ऊपर से निकलेगा तो आपको याद होगा
खिड़कियां वाइब्रेट कर जाती थी, आवाज आ रही थी, गुनगुनाने लगती थी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। तो भैया ध्यान रखना, यदि मैं कहूँ कि तुम्हारा टीवी में जो तुम ट्यून कर रहे हो, या फिर आप कहीं भी ट्यूनिंग कर रहे हो, ट्यूनिंग मतलब सिग्नल कैच कर रहे हैं, रेडियो में ट्यूनिंग कर रहे हैं, आप मेटल डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें LCR का लगा हुआ है, और LCR किस पे काम कर रहा है, रेजोनेंस के फंडे पर काम कर रहा है। किस पे करना है, रेजोनेंस के फंडे पर। जब तुम्हारे मेटल की, उस मेटल जहाँ पे जिम में रखा हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी और LCR की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिससे कि मेटल डिटेक्टर में बीप की आवाज आती है। बात समझ में आ गई ना? तो किस पे काम कर रहा है, LCR पे काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए है क्योंकि आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने वोल्टेज और में Vm sin ओमेगा t। आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो पहला टॉपिक है कि AC रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट, AC रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, चलो भाई, इसके पास नोट्स नहीं है, वो नोट्स बना लो। कौन सा सर्किट है, ये है AC रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट है, AC रेजिस्टिव सर्किट, और इसको हम बोलते हैं प्योर AC रेजिस्टिव सर्किट। पहला हेडिंग डालना है आपको, क्या डालना है, AC रेजिस्टिव सर्किट, और उसमें कौन सा डायग्राम बनाना है, इस तरह का बनाना है। और ये क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। अब हमारा एग्जाम में आएगा क्या, क्वेश्चन 2 नंबर में लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ AC रेजिस्टिव सर्किट। किसकी, AC रेजिस्टिव सर्किट की करंट की वैल्यू नोट करो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 2 नंबर में आता ही आता है मोस्टली। ठीक है, क्या आता है, AC रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट की वैल्यू निकालो। कितनी वैल्यू होगी करंट के लिए, थोड़ा देखना, थोड़ा यहाँ देखो, बस 1-3 लाइन में हो जाएगा, नोट कर लेना। मैं आपको समझाता रहूंगा, दोबारा जब रिपीट करूंगा तब नोट कर लेना। सबसे पहली लाइन आपको लिखनी होगी, सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। इसमें कोई डायरेक्शन होगा नहीं होगा, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है V नो दैट V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। इसको नींद आ रही है, खड़े होकर पढ़ लो, जहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, जहाँ ठीक रहेगा, V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। पहले समझ में आ गई। दूसरी बात, हमें निकालना क्या है, सर I निकालना है, किसके लिए, इस रजिस्टिव सर्किट के लिए। रजिस्टिव सर्किट सामने दिख रहा है, सर इस रजिस्टिव सर्किट के लिए I की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो V इक्वल टू I R। हम सब जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I R। यहां से यदि हम बात करें I इक्वल टू क्या होगा मेरे लाल, V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर अपना, I निकल आया। देखो भैया, मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट करें, देखो V की कितना होगा, I इक्वल टू Vm sin ओमेगा t अपॉन R। अब देखो बेटा, यहां पर इस वैल्यू को हम एक नया नाम दे रहे हैं, और उसको नाम क्या दे रहे हैं, Im। ठीक है ना, कितना दे रहे हैं, Im नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास रजिस्टर सर्किट के लिए I कैसा हो गया, I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। बस इतना तुम्हारा आ गया। इस पर तुम्हें आधा नंबर मिलता है, एक इस पर आधा नंबर मिलता है, और इस पर आधा मिलता है। सर अभी आधा नंबर और कहाँ बाकी है, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लो। V का ग्राफ तुमने ऑलरेडी डाटा पढ़ा है, ये आपका V का ग्राफ हो गया, इसको आप बोलते हो Vm। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, Im। अब देखो साइन ये भी है और इसे भी साइन है, तो दोनों कहाँ शुरू हो रहे होंगे, 0 शुरू हो रहे होंगे। तो यानी कि I की वैल्यू कितनी होगी, ये तुम्हारा मैं बना रहा हूँ लाइन, ये थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये लाइन बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गई आपकी I, तो वोल्टेज का है। अब इसको तो मैं पॉइंट लिखाऊंगा, ये पर नोट है तो ठीक है, नहीं है तो अब जिसके पास नहीं है वो नोट कर लेना। ठीक है, मैं पॉइंट बोलूंगा, आप नोट कर लेना इसको। और ये आपका हो गया Vm और माइनस का Im। ठीक है, ये 0 हो गया 180 डिग्री, या फिर 182 क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बोलते हैं। ठीक है, और ये कितना हो गया 360 डिग्री या फिर 2 पाई। ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग बनाना है। ये 2 या 3 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है आधा 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 और आधा नंबर का डायग्राम। ठीक है, यदि ये डायरेक्ट नहीं आया तो इसके साथ में 1 नंबर में ऐसा भी आता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और
फेजर इम्पीडेंस बताओ, तो ग्राफिकल में आधा नंबर यहाँ मिलेगा, फेजर में आपको थोड़ी देर अभी कल की वीडियो बता दूंगा कि फेजर होता क्या है, ठीक है। चलो दोबारा समझना, आप लोग नोट भी जो कर चुके वो कर लेना, नया करना वो कर लेना नोट। क्या है, एसी रेजिस्टिव सर्किट के लिए आई निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फॉर एसी रेजिस्टिव सर्किट। फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर एसी एंड रजिस्टर, देन वी find out the value we know already, V equal to Vm sin omega t, then we find out the value of I equal to Vm upon R sin omega t, where Im equal to Vm upon R. This is have been done. This is a graphical representation because you see here the Im is reduced by R. Im किससे कम हो रहा है, Vm से कम किया जा रहा है R का डिवाइड करके, so the graph of the I is always less than the peak graph of the V। बात समझ में आ गई, क्या चीज है, Vm में R का डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू छोटी होगी ना, तो छोटी होगी तो क्या होगा, तो पीक इज ऑलवेज लेस, पीक इज ऑलवेज लेस, ठीक है। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको याद क्या रखना है, मैं नोट भी कर दूंगा, दोबारा रिपीट कर दूंगा, इसको याद नहीं है। पहला, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट इज ऑलवेज इन अ वन साइकिल इज जीरो। एक वन साइकिल में करंट हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज ऑलवेज जीरो इन अ वन साइकिल, वन साइकिल में वोल्टेज भी कैसा होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए जीरो होता है। बात समझ में आ गई, दो चीजें, बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अब आपको केवल रेजिस्टिव की बात कर रहा हूं, अभी आपको चार और पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक चीज और लास्ट ध्यान रखना, जो केवल रेजिस्टिव के लिए स्पेशल होती है, वो क्या होती है, इसको स्टार बना लेना। इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, कैसे होते हैं, इन फेज। अभी आगे की आप बात करेंगे तो आगे वाले सर्किट में आपको कभी करंट लीड करेगा, कभी वोल्टेज लीड करेगा। नहीं लीड मतलब कहीं पे वोल्टेज आगे भाग जाएगा, कहीं करंट आगे भाग जाएगा। ग्राफ इस तरह से नहीं बनेगा। ये किसका ग्राफ है, रेजिस्टिव सर्किट का ग्राफ है। आपको इस चीज का याद रखना पड़ेगा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा होगा और उसका नाम है कि पावर कितनी है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर की हम बात करें तो पावर आपको एक इसके दो तरीके निकालने के। एक तो आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं Vm Im का मल्टीप्लाई करके, और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से लेके, जीरो से लेके t के बीच में, यानी कि 0 to t आप इंटीग्रेट कर दो और इंस्टेंटेनियस पावर अलग अलग क्वांटिटी निकाल के सबको ऐड करके डिवाइड बाय t कर दो। तो तरीका ये था। दूसरा तरीका आपका होता है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और वो है आपका पावर फैक्टर की हेल्प से। पावर फैक्टर कहलाता है आपका, पावर फैक्टर Vm Im upon 2 into cos phi। समझना, एक सेकंड की लाइन है, कोई लंबी लाइन नहीं है। आप यदि ये 2 नंबर है 3 नंबर में डेरिवेट होकर आएगा तो जिसमें पावर फैक्टर में आपको केवल 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। पावर फैक्टर वी नो दैट इक्वल टू Vm Im upon 2 is the cos phi। What is the meaning of cos phi? cos phi का मतलब क्या होता है बेटा? cos phi मतलब होता है, जो मैंने अभी कहा था, जिस लाइन को आपने कहा था आपसे स्टार बनाया, तो देखो आपने क्या स्टार बनाया था, कॉपी पलटो देखो, तो मैं एक सेकंड वेट करता हूँ, जल्दी देखो। मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को आप स्टार बना लेना, आपको काम आएगा। और मैंने कहा था इस वर्ड को आपको बताया था, मैंने मिल गया। मैंने कहा था करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, किसमें, इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। इन फेज का मतलब दोनों के बीच में डिग्री, कितना डिग्री का अंतर होगा, 0 डिग्री का। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ध्यान रखना, दिस इज अ फाई, दिस इज अ फाई, ठीक है ना। यदि हम फाई की बात करें, ये मेरा फाई है, और जो मैं अभी आपको स्टार लगा के लिखा था, तो ये आपसे पूछा कि पावर कितना होगा, ये जब प्योर कैपेसिटर के पहले हम लोगों को वी नो दैट पावर इक्वल टू Vm Im upon 2 cos phi। देन आप वो स्टार वाली लाइन लिख दो, आधा नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। वो स्टार लाइन कर लेंगे, वी नो दैट, सर ने क्या लिखाया था, सर ने लिखाया था करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज ऑलवेज इन फेज। ये लाइन लिखनी जरूरी है बेटा, ठीक है। दोबारा मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लो, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपको नोट करनी पड़ेगी, कुछ तो आप भी नोट कर लो, ठीक है ना। पहली लाइन पावर के लिए क्या लिखेंगे, पावर के लिए वी नो दैट Vm Im upon 2 cos phi, पहली लाइन लिखेंगे। दूसरी लाइन आप क्या लिखेंगे,
we know that for pure resistive circuit, current and voltage is always in phase. मैं रिपीट कर रहा हूं, in pure resistive circuit, current and voltage is always in phase. ठीक है ना? अब लिखोगे जैसे ऐसे, so cos phi इक्वल टू 0। इन फेज का मतलब क्या है, दोनों साथ में होंगी तो नेट आने लगेंगे cos phi इक्वल टू 0। आप क्या लिखेंगे, phi इक्वल टू 0। जब phi इक्वल टू 0 हो जाएगा तो cos phi की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, cos phi इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1। अब बेटा यहाँ पे 1 की देखो कहाँ हुआ आपने, आधा नंबर यहाँ मिला, आधा नंबर आपको लाइन में मिला, आधा नंबर इस जगह मिल जाएगा और आधा नंबर आपको मिल जाएगा P इक्वल टू Vm Im अपॉन 2 इंटू 1 और पावर इक्वल टू आपके निकाल देंगे, पावर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट इक्वल टू Vm Im अपॉन 2 खत्म कराने। यदि ये 3 नंबर में भी आ रहा होगा उसको आप इतना कर देंगे तो 2 नंबर तो वैसे ही मिल गए। यदि आपको 3 नंबर में करना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, क्या करना था, आपको इंटीग्रेट करना था। लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है, आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो और जब आपके 90 प्लस होंगे तो इसमें भी आपको 3 नंबर ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यदि हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या होगा, आपने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया, रेजिस्टिव सर्किट की आपने पॉइंट पढ़ लिए, पावर पढ़ ली, करंट पढ़ लिया और वोल्टेज पढ़ लिया, कितना होता है। नेक्स्ट तुम्हारा सर्किट होगा और उसका नाम होगा कैपेसिटिव सर्किट। हमने कौन सा पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ लिया है रेजिस्टिव, अब हम बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट से पहले मैंने एक वर्ड आपको यूज किया था VRMS और IRMS। ये होता क्या, समझना और नोट भी करते जाना। VRMS और यदि हम बात करें IRMS, क्या करना है, वैसे नाम से मालूम पड़ता है, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। ठीक है ना, आज मैं वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू समझा देता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम आप क्या करेंगे, आप करेंगे किसके लिए, करंट के लिए। ठीक है ना, बात समझना। यदि आपने पहले कभी पढ़ लिया होगा तो आपने वो करंट के लिए पढ़ रखा होगा। ठीक है ना, यदि आपने पहले कल पढ़ रखा होगा, कल परसों के लिए पढ़ा होगा तो करंट के लिए पढ़ा रखा होगा। आज यदि हम बात करें तो उसी कर रहे हैं हम वोल्टेज की। वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट। कौन सी वोल्टेज, नंबर 1 नोट कर लो, मैं भी नोट कर रहा हूं, सब में आप भी नोट करो। इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट। ठीक है ना, नोट कर लिया सभी ने, इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट इज नोन एज VRMS। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दोबारा बोल रहा हूं, इट इज अ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस। कैसे, थोड़ा समझ लेना, उसको मैं पॉइंट पे लिख देता हूं। क्या सर, आपका रूट डन, मैंने कहा रूट, फिर क्या कहना, मीन का मतलब जितनी क्वांटिटी होगा उसका n का डिवाइड करना पड़ेगा। फिर क्या कहा मैंने, स्क्वायर वैल्यू, यानी कि सर जो पहले v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन vn का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू VRMS, v रूट मीन स्क्वायर के बराबर होगा। तीसरी बात क्या है, यदि हम VRMS की बात करें तो VRMS, नोट कर लो इस बात को, VRMS बिहेव लाइक, VRMS वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर बिहेव लाइक वोल्टेज इन डीसी फोर्स। कैसा होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू, यदि मैं बात करूं किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट बिहेव लाइक, यानी कि हम मान लेते हैं बिहेव लाइक, क्या बिहेव लाइक अ
वोल्टेज इन इसमें डीसी सोर्स के वोल्टेज को एसी सोर्स के किस नाम से जानते हैं? VRMS के नाम से। डन। आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।